हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो साथ ही जैसा कि इस टाइम एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2025 के लिए फॉर्म फिलअप चल रहे हैं, जो कि 24 जुलाई तक चलने वाली है। तो इसी फॉर्म फिलअप में हम क्या करें, जितने भी आपके 2023 में क्वेश्चन पेपर हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से हल करें। और साथ ही आज 2023 का आखिरी क्वेश्चन पेपर होने वाला है। कल से हम लोग शुरू करेंगे 2024 का हर एक शिफ्ट का। तो आप जानते हैं साथ ही 2024 में लगभग 53 से 54 शिफ्ट में पेपर हुए थे। तो कल से हम लोग 2024 के एक एक शिफ्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो एसएससी एमटीएस और हवलदार में केवल 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहता है। एक तो साथ ही जीके, जो कि 25 क्वेश्चन केवल आएगा, और एक इंग्लिश, जो कि साथ ही 25 क्वेश्चन आएगा। यही 2 सब्जेक्ट आपको मेनली पढ़ना है। वैसे तो साथ ही मैथ और रीजनिंग आएगा, लेकिन मैथ में देखिए 20 क्वेश्चन आता है और रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन आता है। टोटल मैथ रीजनिंग मिलाकर आप देखेंगे तो 40 क्वेश्चन आता है, जिसमें से यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो केवल आपको 12 क्वेश्चन सही करने होंगे। यदि साथ ही आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो केवल दोस्त आपको 10 क्वेश्चन सही करने होंगे। यदि आप लोग एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो केवल 8 क्वेश्चन सही करने होंगे। ये दोनों ट्रेड आपको पास करना बहुत ज़रूरी है। यदि साथ ही आप ये दोनों क्वालिफाइंग नहीं करते हैं तो आपका जो जीके और इंग्लिश से मेरिट लिस्ट बनता है वो रिजल्ट नहीं आता है। तो ध्यान देंगे, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 क्वेश्चन में से अपने कैटेगरी वाइज सही करना पड़ेगा। इसका नंबर नहीं जुड़ता है। मेन तो आपका देखिए 75 नंबर का जीके आता है, उसका नंबर जुड़ेगा, और इंग्लिश 75 नंबर का आता उसका जुड़ेगा। टोटल आपका साथ ही जो मेरिट लिस्ट बनता है ना स्टेट वाइज, वो साथ ही 150 नंबर से जुड़ता है। ये आप याद रखिएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग 2023 का ही मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। अभी तक तो हम लोग प्रैक्टिस सेट को हल करते, लेकिन साथ ही आज की इस क्लास में हम लोग पहला मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। और हम मॉडल पेपर वही क्वेश्चन करेंगे जो 2023 में आपके पेपर में आए हुए हैं। तो अपनी तैयारी को देखिएगा और इस क्लास को देखिएगा कि आप सभी की इस लेवल की तैयारी है कि आप सभी से 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे कि नहीं, क्योंकि साथ ही 2025 आपके लिए डू और डाई होने वाली है। तो इस क्लास को कंप्लीट लगाइएगा भाई, अच्छे से देखिएगा एक एक क्वेश्चन कि आप सभी से सही हो पा रहे कि नहीं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। डेली क्लास एक सुबह 8 बजे आती है और एक शाम में 6:30 बजे आती है। ओके, तो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे, और साथ ही -1 नेगेटिव मार्किंग के साथ अपना स्कोर बताएंगे, क्योंकि आपके पेपर में 1 नंबर के नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ये बात याद रखिएगा। ओके, तो पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? बताइए साथी, इन प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? तो आचार्य विनोबा भावे को। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? तो ये भूजल से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार किस में मनाया जाता है, यानी साथ ही किस ऋतु में मनाया जाता है? कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य भी किया जाता है। तो यह त्यौहार जो होता है ये ग्रीष्म ऋतु मनाया जाता है। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न किसमें अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है? तो प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न किसमें अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है? तो टप्पा में। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था, यानी किस वर्ष में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया था? तो साथ ही 1951 में। ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मंगल ग्रह सूर्य से किस स्थान पर होता है? बताइएगा, मंगल ग्रह सूर्य से किस स्थान पर होता है? तो चौथे स्थान पर होता है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बताइए साथी, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो साथी याद रखिएगा, बद्रीनाथ स्थित है। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कलिंग का युद्ध किस ईस्वी में हुआ था भाई? बताइएगा,
कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो किस ईस्वी या किस वर्ष में हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था? आप चेक करते रहिएगा कि 2023 में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहे थे, और कल से साथ ही जब हम लोग 2024 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे तो एनालिसिस कीजिएगा आप लोग। ओके, तो राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था? तो साथ ही विश्व युद्ध पहले में। ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उद्ध विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया था? बताइएगा, उद्ध विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आप बोल सकते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी बोल सकते हैं या अभ्यारण्य भी बोल सकते हैं। तो बताइएगा ये किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि जब भी क्लास आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। क्योंकि समय बिल्कुल भी कम है हमारे पास, तो हम लोग लगातार एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से हल करें, तो आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सत्ता संरचना का ऐसा रूप जिसमें सत्ता प्रभावी ढंग से व्यक्तियों या परिवारों के एक गुट के कब्जे में होती है, तो वो क्या होती है साथी? जो सत्ता संरचना का ऐसा रूप है जिसमें सत्ता प्रभावी ढंग से व्यक्तियों या परिवारों के एक गुट के कब्जे में होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो कुलीन तंत्र। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डैश किसको अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है? तो मैसूर महल को। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेनजीर भुट्टो हैं। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट 15 नंबर को हल किया जाए। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी होती हैं? बताइएगा, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है? तो श्वेत कोशिकाएं हैं। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? तो मेरे दोस्त किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? तो भाई याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। चलिए बताइएगा, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो भाई याद रखिएगा सिल्डन और स्वान है, यानी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने मनाया जाता है? बताइए साथी, गुरु पर्व तो साथी अभी कल ही बीता है, तो बताइएगा सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है, लेकिन साथी हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपको बताना है ये किस महीने मनाया जाता है। तो भाई याद रखिएगा कार्तिक के महीने में। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मुंडा किस राज्य का लोक नृत्य है? बताएंगे, मुंडा जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथी याद रखिएगा झारखंड का है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कथकली नृत्य ललित कला के कितने प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है? तो साथी याद रखिएगा जो कथकली नृत्य ललित कला के लगभग 5 प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय किसका पुनरुत्थान किया था? बताएंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय किसका पुनरुत्थान किया था? तो ये थल सेना का किया था। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, औरंगजेब किसका पुत्र था?
बताएंगे आप लोग। औरंगजेब जो था वो किसका पुत्र था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, शाहजहां का पुत्र था। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? बताएंगे। लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे वो कौन थे? तो साथी याद रखिएगा, जीबी मावलंकर थे। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो जीबी मावलंकर थे इनका पूरा नाम क्या है? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को, वॉकिंग विथ लायंस पुस्तक को किसने लिखा था? वॉकिंग विथ लायंस पुस्तक को किसने लिखा था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, के नटवर सिंह। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भाई याद रखिएगा, राजस्थान में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, डैश ऐसी कौन सी धातु है जो हमारी हथेली पर पिघल जाती है? सोच समझ के राइट आंसर दीजिए। ऐसी कौन सी धातु है हमारी हथेली पर भाई पिघल जाती है? तो सर जी गैलियम है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को, दमाली लोकनृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? बताइए, दमाली लोकनृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? तो ये तो भाई जम्मू और कश्मीर से जुड़ा हुआ, यानी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से जुड़ा है दमाली लोकनृत्य। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो साथी इनमें से ऐसी कौन सी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो कृष्णा नदी है भाई। सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी लास्ट में अपना स्कोर करेंगे जरूर से जरूर नेगेटिव मार्किंग के साथ, ईमानदारी के साथ। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेन आपका साथी नोटिफिकेशन ऑन करना है। जैसी क्लास आएगी तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगी। ओके दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 29, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? यानी देश का नाम दे रखा है, यानी आपको बताना है कि नाथुला दर्रा किस देश में स्थित है। या तो साथी पाकिस्तान में होगी या तो इंडिया में होगी, जाहिर सी बात है। तो अपने इंडिया में स्थित है नाथुला दर्रा। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? सन 1905 में बंगाल के विभाजन का लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था, या किसने विभाजन किया था? तो सिंपली लॉर्ड कर्जन ने भाई। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? तो साथी किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है? बताइएगा, भौतिक मात्रा धारिता जो यानी कैपेसिटेंस, इसकी इकाई क्या होती है? तो फैरेड होती है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, संसद प्रत्येक वर्ष कितने सत्र आयोजित करती है? बताइए साथी, जो संसद होती है प्रत्येक वर्ष में कितने सत्र आयोजित करती है? तो सिंपली भाई देखिए 3 सत्र आयोजित करती है। ओके, ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या होती है? बताइए साथी, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए, याद रखिए साथी लोकसभा का नहीं पूछ रहा है, राज्यसभा का पूछ रहा है। राज्यसभा का अलग होता है और लोकसभा का अलग होता है, ये बात याद रखिएगा। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए यदि भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो जो उसकी मिनिमम एज होती है वो कितनी होती है? तो भाई 30 वर्ष। यदि लोकसभा की बात करेंगे तो कितना होता है बताइए साथी। चलिए हम आप सभी से पूछे, ऑप्शन दे रहे हैं। या तो साथी पहला ऑप्शन आपका 25 होगा, या तो ऑप्शन बी साथी आपका 35 होगा। यही 2 ऑप्शन में से है। यदि लोकसभा कोई सदस्य यदि उसको भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो उसकी जो मिनिमम है यानी न्यूनतम है एज कितनी होनी चाहिए, तो वो भारत का पीएम बन सकता है। कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35,
द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा, द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, कार्ल लिनियस के द्वारा। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 36। स्वतंत्र भारत के जो साथी स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, तो कौन थे? तो सर जी अबुल कलाम आज़ाद जी थे, यानी ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल को बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 37 को। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? बताइएगा, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो गुरु याद रखिएगा, जयपुर में। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो बहुत इजी सवाल हो गया। भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो ये तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 39। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? बताएंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? तो ये भाई एक सींग का गैंडे के लिए है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 40। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष में हुआ था? बताइए साथी, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्त याद रखिएगा, 1904 में हुआ था। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? बताइए, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में किसका उल्लेख किया जाता है? प्रधानमंत्री का, या मुख्य न्यायाधीश का, या उपराष्ट्रपति का, या साथ ही अटॉर्नी जनरल का? तो सर जी ये तो होता है उपराष्ट्रपति साहब का, यानी ऑप्शन सी क्या बनेगा यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? यानी राइडर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप तो ये साथ ही गोल्फ से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 43। स्कर्वी यानी साथी मसूड़ों से खून आना, यह किस विटामिन की कमी कारण होता है? आप जानते हैं साथी स्कर्वी को क्या बोलते हैं? मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, तो ये किस विटामिन की कमी कारण होता है? बताइए सभी दोस्त, क्या बनेगा आप सभी का परफेक्ट आंसर? तो मेरे दोस्त याद रखिए, विटामिन सी का मिस होता है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल किया जाए, क्वेश्चन नंबर 44। एक्रास सपोता किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइए साथी, एक्रास सपोता किसका वैज्ञानिक नाम है? सीताफल, गुलमोहर, इमली या चीकू का? तो एक्रास सपोता ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, चीकू का है, यानी डी ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 45। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलोरा की गुफाएं मेरे दोस्त ये किस राज्य में स्थित है? तो बहुत इजी सवाल है भाई, ये तो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। डैश त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? बताइए ऐसा कौन सा त्यौहार है जो कि साथी बिल्कुल ठीक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो भाई याद रखिएगा, राखी है, जो कि ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? बताइए, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? तो पंचतंत्र है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए गुरु अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? बताइए साथी, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या टोटल कितनी है? तो भाई याद रखिएगा, टोटल 10 है, यानी बी ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ सबका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। डैश भारत का एक स्वदेशी
हल्का लड़ाकू विमान है। ये तो साथी जानते हैं अभी 2025 में जो आपका हाल फिलहाल में आर्मी का पेपर हुआ 10 तारीख को, ये सवाल पूछा था, आर्मी जीडी के शिफ्ट में पूछा था ये सवाल, भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तो आप जानते हैं भाई तेजस है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए गुरु नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 50 को, टीपू सुल्तान को किसका शेर भी कहा जाता था? टीपू सुल्तान को किसका भी शेर कहा जाता था? तो मैसूर का भाई। ऑप्शन ए क्या बनेगा यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताएगा। क्वेश्चन नंबर 51, श्री अरबिंदो का जन्म किस वर्ष हुआ था? श्री अरबिंदो का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1872 में हुआ था श्री अरबिंदो का जन्म। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताएगा। क्वेश्चन नंबर 52, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो मेरे दोस्त जो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं इनके द्वारा प्राप्त जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा मिला इनको? तो भाई याद रखिएगा भारत रत्न मिला है। डी ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ से? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो साथी भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ को। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएगा। क्वेश्चन नंबर 54, कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता? तो इनमें से ऐसा कौन सा बिल है जो कि राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है? तो भाई याद रखिएगा पूंजी बिल को। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रपति का समयकाल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है? बताइए साथी, राष्ट्रपति का समयकाल पूर्ण होने से पहले उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ ये कौन कर सकता है? तो लोकसभा कर सकता है साथी। ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 56, पंचतंत्र को किसने लिखा था? बताइएगा आप, पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो भाई याद रखिए विष्णु शर्मा जी ने लिखा था। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को, भारत में वर्षों तक हरित क्रांति का मुख्य आधार रहा या रही? बताइए साथी। तो याद रखिएगा भारत में वर्षों तक गेहूं जो था वो साथी हरित क्रांति का मुख्य आधार था। ऑप्शन सी क्या बनेगा यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 58 को, पुष्कर ऊंट मेले का संबंध किस राज्य से है? पुष्कर ऊंट जहां आ गया आपको तुरंत मालूम पड़ गया होगा, ये तो भाई राजस्थान से है। यानी बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 59, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो मेरे दोस्त जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर तुरंत नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे। तो कौन त्याग दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त आखिरी सवाल बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन आज की इस पहले मॉडल पेपर से। देखिए डैश, आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इनमें से भाई आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का तो कुचिपुड़ी फेमस है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए कि आप सभी का इन 60 क्वेश्चन में से लगभग कितना स्कोर रहा आज की इस मॉडल पेपर्स, वो भी साथी 1 नंबर के नेगेटिव मार्किंग, यानी ये आप सभी का 180 नंबर का पेपर चल रहा था। तो लगभग बताइए आप सभी ने कितना स्कोर किया भाई? तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथ ही देखिए इस समय हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन साथ ही कल से जो हम लोग शुरू करेंगे वो 2024 के हर एक शिफ्ट का पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो कल से तैयार रहेगा सुबह 8 बजे से। ओके, बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप साथी सिंपल क्या करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे और अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर करेंगे। ओके अभी तक आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो सिंपली 10वीं पास है, अब तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपकी एज साथी 18 से लेकर 25 के बीच में तो आप MTS के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। यदि साथी आपकी एज 28 तक है तो भाई आप हवलदार के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, एक तो GK और इंग्लिश। ओके 2 ही सब्जेक्ट्स आप सिलेक्शन ले सकते हैं SSC MTS 2025 में। ओके
तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक और नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।